हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ होती हैं उनको हम देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो या मेंस के पर्सपेक्टिव से ऐसे राइटिंग वगैरह में सब में हेल्प करता है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, राइट, एनडीए में प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है। या फिर अगर किसी की एसएसबी आई है तो अपने लेक्चरेट में जो भी पॉइंट्स है और जीडी में जो भी पॉइंट्स है वो वहाँ कलेक्ट कर सकता है और अपने इंटरनेशनल अफेयर्स को यहाँ से तैयार कर सकता है एसएसबी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और जो एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 3 जनवरी, तो आज की खबरों को हम देखते हैं कि आज की खबरों में क्या है, ठीक है। पहली खबर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2016 में सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था, यानी कि 500 नोट और 1000 के नोट को क्या कर दिया था, हटा दिया था। इंडियन इकोनॉमी से लीगल टेंडर देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसमें आरबीआई ने कहा था कि हम इसे लीगल टेंडर अब नहीं देते हैं, ठीक है। लीगल टेंडर यानी कि गवर्नमेंट, ये आरबीआई ये अलाउ करती है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ कैश, ठीक है, और एक्सचेंज में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसे लीगल टेंडर कहा जाता है। तो 2016 में 8 नवंबर को हुआ था डिमोनेटाइजेशन, जैसे कि हम सब जानते हैं। 8 नवंबर 2016 में 6 साल हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली गई थी कि जो भी ये हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, वो रूल से नहीं हुआ है और इसमें बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। तो इस पर आप चेक कीजिए कि जो भी प्रोसेस है वो सही है कि नहीं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि जो भी प्रोसेस है वो सही है कि नहीं। एट द एंड रिजल्ट क्या आया उससे उससे कोई मतलब है, जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाए वो लीगली फॉलो किया जाए, ठीक है। यानी कि लीगल हेड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, और वो देखता है कि जो भी हुआ है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं, डेट्स इट। तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई थी, 5 जजों की सुनवाई थी, 5 जजों की बेंच की एक सुनवाई थी। तो उसमें 4-1 से क्या हुआ है कि ऐसा कह दिया गया है, अपहेल्ड कर दिया गया है कि हाँ, जो भी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो प्रोसेस के साथ हुआ था, फ्लॉज उसमें कोई नहीं है, सब ठीक है। बट एक जो जज थी हमारी, उन्होंने कहा, फीमेल जज हैं वो, नागरन थानन नाम है उनका, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बहुत सारे फ्लॉज तो नहीं है, बट जो भी रीजंस दिए गए उस पे उन्होंने काउंटर रीजंस पूछे, मतलब रीजंस पूछे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट, ऐसा कैसे हो सकता है। बट एट द एंड मेजॉरिटी किसकी थी, 4 जजेस की थी, 4 जजेस की थी। और जो 4 जजेस थे उनको कह दिया है कि ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि कोई फ्लॉ नहीं है और सब ठीक हुआ है। तो ये एक देखने वाली बात है, और जो भी चैलेंजेस थे वो भी सब अब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। खैर, चलते हैं अब अगली खबर पे। अगली खबर है कि एक ये पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वन लाइनर के एग्ज़ाम से, कि वॉल ऑफ पीस कहाँ रिवील किया गया है, केरला में, ठीक है। तो वॉल ऑफ पीस केरला में क्या क्या अभी रिवील हुआ, एक पाम हुआ, ठीक है, पाम म्यूज़ियम हुआ, राइट। पाम म्यूज़ियम का वहाँ पे इनाग्रेशन किया पिनराई विजयन ने, वहाँ के सीएम थे, और वहाँ पे एक वॉल ऑफ पीस बनाई गई है करीब 10 फीट की, ठीक है। बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सुरेश के नैयर, उनके और उनके स्टूडेंट्स द्वारा एक वॉल ऑफ पीस बनाई गई है केरला के एक स्कूल में, जिसमें पीस शब्द, राइट, पीस वर्ड कितने में लिखा गया है, 250 लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ठीक है। और ये रहा, 3 साल बनने में समय लगा है, और ये एक रिसर्चर थे और ये इनके साथ प्रोफेसर थे और जो भी रिसर्च करने वाले थे स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पे बनाई है। और मुराल पेंटिंग के तहत बनाई गई है, यानी कि उस पर सैंड की और कार्विंग करके और उस पर सैंड वगैरह लगा के और ग्लिटरिंग करके, जैसा ये दिख रहा है फ़ोटो में, ऐसा किया गया है, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, आसाम से आ रही है, काफ़ी अच्छी खबर है कि पहली बार ऐसा हुआ है 2000 के बाद, जब 2000 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है आसाम में कि वहाँ पे जो वन हॉर्न राइनो है, उनकी पोचिंग नहीं हुई है, यानी कि उन्हें मारा नहीं गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खबर आई है आसाम से, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने दी है। वहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा, यानी कि जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने ऐसा बताया है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे अगर कोई जैसे मान लीजिए कि अगर पूरे भारत में
3700 सिर्फ वर्ल्ड क्या है राइनोज़ हैं, राइट। 3700 राइनोज़ हैं किसके अनुसार, WWF के अनुसार, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम के अनुसार। तो जिसमें से करीब 2600 अकेले किस में है, काजीरंगा में है, राइट। काजीरंगा किस में पड़ता है, आसाम में। और ये किसके लिए फेमस है, वन हंट राइनो की वजह से। और भी वहाँ पे नेशनल पार्क है, जैसे मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, पोबीतारा नेशनल पार्क, ठीक है। और भी है एक ओरांग, राइट, ओरांग। और ये जो नेपाल है, नेपाल के साउथ में, राइट, नेपाल के साउथ में और इसके वेस्ट में, नॉर्थ में आसाम के पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड राइनोस पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में। तो यहाँ पे 3 नेशनल पार्क और हैं, ठीक है, जो सबसे फेमस हैं। और काजीरंगा में बाढ़ भी आती है, तो आपने देखा होगा जब असम में बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की जब बाढ़ आती है तो इसमें जो राइनोस हैं वो तैरते दिखाई पड़ते हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ है डूब जाते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंज है, इस वजह से भी मरते थे। बट राइनो क्यों मरते थे, इनके जो सींग होते थे, राइनो हॉर्न होते थे, इनको केमिकल मेडिसिन में यूज़ किया जाता था। और जो भी तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत के, वो ऐसा मानते हैं कि इसको कैंसर में हम यूज़ करते हैं, जिससे कैंसर फ्री होता है। और जो भी म्यांमार है, फिलीपींस कंट्री है, इनमें एक प्राइड के तरह पे रखा जाता है कि आपने आपने राइनो रखा है, राइनो का हॉर्न रखा है, तो आप एक बहुत अच्छे सोशल स्टेटस ऐसे इम्प्रूव होता है, ऐसा माना जाता है। तो जो भी वहाँ की फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के जो भी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जलाया था लास्ट ईयर, ठीक है। जो स्मगलर थे उनसे चोरी कर उनको पकड़ के और जला दिया था, जो भी हॉर्न पाए गए थे। तो ये एक अच्छी खबर आई है राइनो की। तो सबसे ज़्यादा राइनो कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में, और सबसे ज़्यादा आसाम में, ठीक है। तो आसाम में 4 नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, पोबीतारा और ओरांग, राइट। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि अमेरिका से आ रही है कि इस यहाँ पे जो 3 जजेस जो थे इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने शपथ ली है और वो जज बन गए हैं वहाँ के फोर्ड बेंट कंट्री जजेस में आ गए हैं, ठीक है। और इनमें कौन कौन थे, ए मैथ्यू हैं, राइट, KP जॉर्ज है और सुरेंद्रन के पट्टिल है, ठीक है। जूली ए मैथ्यू, KP जॉर्ज और सुरेंद्र के पट्टिल। तो ये तीनों जजेस हैं। अगर इन तीनों के नाम आएंगे, CDS के एग्ज़ाम्स में पूछता है कि ये नाम किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, ये कौन है, तो ऐसे आता है, ठीक है। एक लास्ट ईयर आया था कि नासा से एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम आया था, जो कि इंडियन ओरिजिन के थे। तो खैर आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में, राइट। उसकी MD है जॉर्जिवा, राइट। तो जॉर्जिवा ने ये कहा है, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को कहा है कि जो भी 2023 आने वाला है उसमें हम टफ़ ईयर फेस करेंगे, टफ़र ईयर होगा, यानी कि इकॉनमी एक तरह से श्रिंक कर जाएगी, राइट। इकॉनमी एक तरह से श्रिंक कर जाएगी, यानी कि ग्रोथ कम होगी और सब रिसेशन एक तरह से आएगा थोड़े सा। तो उन्होंने 3 चीज़ें की हैं, जैसे एक US, फिर चाइना और उसके बाद EU, यूरोपियन यूनियन। जैसे मैंने कल बताया था, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स में है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में ब्रेग्जिट हुआ है, यानी कि ब्रिटेन इस ग्रुप से एग्जिट हो गया है, ठीक है। तो ये है अभी जो कल बना, परसों क्रोशिया फुल इंटीग्रेटेड मेंबर बना है यहाँ का, क्योंकि वहाँ इसने यूरो को क्या कर लिया है, ऑफिशियल रुपी यानी कि करेंसी को अप्लाई कर लिया है, यानी कि मान लिया है, ठीक है। तो जॉर्जिवा ने कहा कि जो US है, चाइना है और EU है, यूरोपियन यूनियन, इन तीनों की वजह से इनकी इकॉनमी कम हो रही है, यानी कि इनकी जो ग्रोथ है वो कम है, जिसकी वजह से हम 2023 में क्या देखेंगे, एक तरह का टफ ईयर देखेंगे ग्लोबल ग्रोथ के मामले में। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि चाइना में अगर हम देखें तो चाइना में कोविड चल रहा है, कोविड सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब मानते हैं कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, पर जो जीरो कोविड पॉलिसी थी
तो उसके हिसाब से तो अब नहीं है, ओपन हो गया है सब कुछ, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, बट फिर भी कोविड के केसेस तो आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अभी फेस कर रही है सर्वाइवल को लेके। तो उसके लिए अभी क्या है, ग्रोथ ही ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है, राइट। और वहाँ पे जॉब लॉसेस भी हुए हैं, मैंने बताया था एक दिन। तो जो जॉब लॉसेस हुए हैं तो इसकी वजह से जो चाइना की ग्रोथ है वो तो कम हो गई, राइट। और अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन, राइट, रशिया और यूक्रेन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कैसे? स्विट्ज़रलैंड में अभी मैंने बताया था एक दिन कि स्विट्ज़रलैंड में क्या कर रहा है कि एनर्जी के कारण वहाँ पे व्हीकल्स को बैन किए जा रहे हैं, ठीक है। और फ्रांस में क्या हुआ है कि फ्रांस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। क्यों? और पूरे यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, कम आ रही है। क्यों? क्योंकि जो भी रशिया से पाइपलाइन आती है तो रशिया इनको बेचता था। अब सैंक्शन लगाने के बाद, यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाने के बाद ये खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट जर्मनी और फ्रांस को ये बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी देता था। तो इस वजह से ईयू भी अफेक्ट हुआ, यूरोपियन यूनियन भी अफेक्ट हुआ रसिया की वजह से, इस वॉर की वजह से। और जो भी, अगर हम यूएस की बात करें अब, तो यूएस का जो सारा पैसा है, यानी कि जो उसकी ज़्यादा पैसा है वो यूक्रेन को देने में जा रहा है, राइट। ये भी अपनी इकोनॉमी से जूझ रहा है, ठीक है। जब से जॉय बाइडन आए हैं उन्होंने अच्छे तरह से संभाला नहीं। जॉय बाइडन के आते ही क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में हो गया, ठीक है, अफ़गानिस्तान में हो गया, फिर रशिया यूक्रेन हो गया, प्रॉब्लम हो गई, राइट। अभी क्या चल रहा है, ईरान में प्रॉब्लम चल रही है, श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं जॉय बाइडन भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि उनकी जो, अगर अफ़गानिस्तान में उनके फोर्सेस रहते जो भी सिक्योरिटी पर्पज से थे, तो फोर्सेस रहती तो ऐसा तालिबान अटैक नहीं करता, तालिबान ओवरकम नहीं करता, मिलिट्री नहीं करता, ठीक है। और रशिया यूक्रेन में अगर डोनाल्ड ट्रंप रहते तो क्या ही बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट वाली पॉलिसी थी, राइट, एक्सट्रीमिज़म को वो फॉलो करते थे, और ये थोड़े से लिबरल सेक्युलर टाइप, राइट। तो ये उन्होंने कहा, आईएमएफ के जो चीफ है उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम आने वाली है और देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ तक इकॉनमी जाती है हमारे दुनिया की। तो ये इसी साल अब देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट जुलाई के मंथ तक बताया है इन्होंने कि यानी कि सेकेंड क्वार्टर में आने की संभावना है। और खैर देखते हैं क्या होता है। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर आ रही है कहाँ से, जैसा कि हमने 9 दिसंबर को तवांग में क्लैश हुआ था, राइट, तवांग में क्लैश हुआ था। तो वहाँ पे अभी हमने क्या बनाया था, एक सेला पुल बनाया है, राइट, अंडरग्राउंड पुल बनाया है। उसके बाद अब हम राजनाथ सिंह जी गए हैं वहाँ पे ब्रिज का एक उद्घाटन करने, और इस ब्रिज का नाम है सियाम ब्रिज, ठीक है, जो कि एलोंग वाईक्यूंग रोड पे बनाया जाएगा। जिससे क्या होगा कि अगर इस रोड पे ब्रिज बना दिया जाएगा, अगर ये मान लीजिए कि रोड है तो इस पे ब्रिज बना दिया जाएगा, तो इस पे बहुत सारे स्टील का ये ब्रिज होगा एक तरह से, क्लास 17 नाम है आई थिंक, राइट। तो ब्रिज बनाने से क्या होगा कि फ़ायदा होगा कि यहाँ से ट्रूप्स भी जाएंगी और वेपन्स भी जाएंगे, और जो भी हाविट्ज़र यानी कि जो बड़ी बंदूकें होती हैं, आर्टिलरी वगैरह, वो यहाँ से पास कर जाएंगी, और जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। अब घूम के हमें नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। और एक और ख़बर है इसी में कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर नए बने हैं, वांग, उन्हें बताया था, हमने पढ़ा था। तो उनसे अब जो मीटिंग होगी, उनसे अब देखा जाएगा कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ये देखने की बात है कि उनका रवैया क्या रहता है भारत के प्रति। और फिलहाल के लिए इतना ही, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। आज की खबरें में कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ डिमोनेटाइजेशन था, राइट, डिमोनेटाइजेशन था। उसके बाद
हमने डिलिमिटेशन पढ़ा था वो था न्यूज़ में, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है वही आज न्यूज़ में था, इसलिए ज़्यादा आज टॉपिक्स में नहीं ले पाया, ताकि वो ऑलरेडी बताए हुए हैं। रशिया यूक्रेन था, राइट, ये हर दिन न्यूज़ में आता है। तो अब कोशिश करते हैं कल की खबर में कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।